लड़की प्यार से उसके दोनों हाथ बेड से बांध देती है। सिंगर को लगता है कि यह उनके रोमांटिक खेल का हिस्सा है, लेकिन सही मौका मिलते ही वह बेरहमी से सिंगर की हत्या कर देती है। अगली सुबह पुलिस जांच शुरू करती है। जल्द ही पता चलता है कि मारा गया शख्स मशहूर रॉक सिंगर जॉनी बोज था। उसकी हत्या बर्फ तोड़ने वाले नुकीले आइस पिक से की गई थी, जो फोरेंसिक टीम को घटना स्थल से बरामद हो जाता है। जांच में यह भी सामने आता है कि पिछली रात जॉनी बोज को उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन ट्रमेल के साथ देखा गया था। ये सुराग मिलते ही कैप्टन अपने दोनों डिटेक्टिव निक और गस को कैथरीन से पूछताछ के लिए भेज देता है। साथ ही वह निक को याद दिलाता है कि ठीक 3 बजे उसे अपने साइकेट्रिस्ट से भी मिलना है, क्योंकि उसका मनोवैज्ञानिक इलाज चल रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों डिटेक्टिव कैथरीन ट्रमेल के आलीशान घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां वे गलती से उसकी दोस्त रॉक्सी से पूछताछ शुरू कर देते हैं। रॉक्सी बताती है कि वह सिर्फ कैथरीन की दोस्त है और उसे नहीं पता कि पिछली रात कैथरीन किसके साथ थी। हालांकि वह यह जरूर बता देती है कि इस समय कैथरीन अपने बीच हाउस पर है। दोनों डिटेक्टिव तुरंत बीच हाउस पहुंच जाते हैं। कैथरीन उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है, मानो उसे पहले से पता हो कि पुलिस आने वाली है। निक उससे जॉनी बोज के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। कैथरीन बेझिझक जवाब देती है कि उनके बीच सिर्फ शारीरिक संबंध थे। यह सुनकर गस हैरान होकर पूछता है, क्या यही तुम्हारा पेशा है? कैथरीन मुस्कुराकर कहती है, नहीं, ये मेरा शौक है। वह बताती है कि पिछले 1 साल से वह जॉनी बोज के साथ थी, क्योंकि वह उसे पसंद था। पूछताछ के दौरान वह यह भी स्वीकार करती है कि पिछली रात दोनों एक क्लब में साथ थे, लेकिन उसके बाद जॉनी अपने घर चला गया और वह अपने बीच हाउस लौट आई। अब निक उसे पुलिस स्टेशन चलकर बयान देने के लिए कहता है, लेकिन कैथरीन साफ इनकार कर देती है और कहती है कि बिना वारंट वह कहीं नहीं जाएगी। कानूनी दांव चलते हुए वह दोनों डिटेक्टिव को वापस लौटा देती है। घर से निकलने के बाद गस उसकी बेबाकी से प्रभावित होकर कहता है, कमाल की औरत है। उधर ठीक 3 बजे निक अपने साइकेट्रिस्ट बेथ से मिलने पहुंचता है। बेथ वही महिला थी जो 3 महीने पहले तक उसकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। सेशन के दौरान बेथ उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन निक चिढ़ जाता है। वह तंज कसते हुए कहता है, जब से मैंने तुम्हारे साथ सोना छोड़ा है और अपने हाल पर रहना शुरू किया है, मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। दरअसल निक की नाराजगी की असली वजह कुछ और थी। बेथ उसे मानसिक रूप से पूरी तरह फिट घोषित करने की रिपोर्ट नहीं दे रही थी। इसी वजह से उसे बार बार मजबूरी में उसके पास आना पड़ता था। लेकिन इस बार बेथ उसे बताती है कि वह उसकी मेडिकल रिपोर्ट सीधे उसके कैप्टन को भेज देगी। वह निक से दोबारा मिलने की गुजारिश करती है, क्योंकि वह आज भी उससे प्यार करती थी। लेकिन निक उस रिश्ते को पीछे छोड़ चुका था और दोबारा लौटने का उसका कोई इरादा नहीं था। इधर फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आ जाती है। जांच में पता चलता है कि हत्या में इस्तेमाल किए गए आइस पिक पर किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। घटनास्थल से भी पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। तभी कैप्टन एक चौंकाने वाली जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि जॉनी बोज की गर्लफ्रेंड कैथरीन ट्रमेल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही मर्डर अपनी एक किताब में लिख चुकी है। करीब 1 साल पहले प्रकाशित उसके उपन्यास में एक मशहूर सिंगर की हत्या ठीक इसी तरीके से होती है। कहानी में कातिल पहले सिंगर को रेशमी कपड़े से बेड पर बांधती है और फिर आइस पिक घोंपकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। यह समानता देखकर पुलिस एक मशहूर मनोवैज्ञानिक की राय लेती है। उनका कहना था कि अगर कैथरीन ने यह कहानी पहले ही लिख दी थी तो संभव है कि असली कातिल ने उसकी किताब पढ़कर उसी तरीके से हत्या की हो, ताकि शक सीधे कैथरीन पर जाए। लेकिन दूसरी संभावना भी उतनी ही मजबूत थी। कैथरीन खुद साइकोलॉजी की टॉपर रह चुकी थी। वह इंसानी दिमाग और मनोवैज्ञानिक खेलों को अच्छी तरह समझती थी। इसलिए यह भी मुमकिन था कि उसने जानबूझकर पहले किताब लिखी हो और बाद में उसी कहानी को हकीकत में बदल दिया हो। यानी अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या कैथरीन एक चालाक जीनियस थी या फिर किसी और की बिछाई हुई साजिश का शिकार? इस मीटिंग के बाद पुलिस को आखिरकार कैथरीन ट्रमेल से पूछताछ करने का वारंट मिल जाता है। निक सीधे वारंट लेकर उसके घर पहुंचता है। इस बार कैथरीन बिना किसी विरोध के उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि निकलने से पहले वह कपड़े बदलने चली जाती है। इसी दौरान निक की नजर वहां रखे एक पुराने अखबार पर पड़ती है। उसमें छपी खबर उसके अपने अतीत से जुड़ी थी। खबर में लिखा था कि एक पर्यटक को गोली मारने के मामले में निक करण को क्लीन चिट मिल चुकी है। ग्रैंड जूरी ने माना कि गोली दुर्घटनावश चली थी, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन उस घटना का उसकी मानसिक हालत पर गहरा असर पड़ा था। यही वजह थी कि उसे आज भी साइकेट्रिस्ट डॉ बेथ गार्डनर के पास नियमित इलाज के लिए जाना पड़ता था। उधर कपड़े बदलते हुए कैथरीन निक से पूछती है कि वापस आने में कितना समय लगेगा, लेकिन असल में वह उससे बात करने के बहाने उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। रास्ते में गस उससे पूछता है कि इन दिनों वह किस विषय पर उपन्यास लिख रही है। कैथरीन मुस्कुराकर जवाब देती है, एक ऐसे डिटेक्टिव पर जो गलत लड़की के प्यार में पड़ जाता है। तभी निक को एहसास होता है कि शायद इसी वजह से वह उसके पुराने केस और निजी जिंदगी के बारे में इतनी दिलचस्पी ले रही थी। कुछ ही देर में वे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पूछताछ की शुरुआत जॉनी बोज से उसके रिश्ते के सवाल से होती है। कैथरीन इस बार भी बेझिझक कहती है, हमारे बीच सिर्फ शारीरिक रिश्ता था। मुझे ऐसे मर्द
पसंद हैं जो मुझे खुश रख सकें, और जॉनी मुझे खुश रखता था। इसके बाद डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि क्या वह संबंध बनाते समय जॉनी को बेड से बांधती थी। कैथरीन साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसे ऐसे खेल पसंद नहीं है। साथ ही वह सवाल उठाती है कि उससे इस तरह के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तब पुलिस बताती है कि जॉनी की हत्या उसे बेड से बांधने के बाद ही की गई थी। अब बात उसके सफेद रेशमी स्कार्फ की आती है। पुलिस बताती है कि उसकी किताब में भी कातिल इसी तरह के स्कार्फ से सिंगर को बांध कर मारता है। कैथरीन बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब देती है, मुझे सफेद सिल्क के स्कार्फ पसंद हैं, बस इतनी सी बात है। आखिरकार निक सीधा सवाल करता है, क्या तुमने जॉनी बोज का कत्ल किया है? कैथरीन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि पहले उसी तरीके का मर्डर अपनी किताब में लिखूं और फिर बिल्कुल वैसा ही कत्ल करके खुद पर शक ले आऊं। वह हर सवाल का जवाब इतने आत्मविश्वास से देती है कि पूछताछ का पूरा माहौल उसी के कंट्रोल में चला जाता है। उसकी खूबसूरती और बेखौफ अंदाज से वहाँ मौजूद कई लोगों का ध्यान भी भटकने लगता है। आगे उससे पूछा जाता है कि उसकी मुलाकात जॉनी बोज से कैसे हुई थी। कैथरीन बताती है कि वह एक रॉक स्टार की हत्या पर उपन्यास लिख रही थी। रिसर्च के दौरान उसकी मुलाकात जॉनी से हुई और फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। यानी कैथरीन अपने उपन्यासों के लिए लोगों को करीब से जानती थी और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकती थी। आखिर में उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वह सच बोल रही थी। विशेषज्ञों का कहना था कि मशीन को धोखा देना लगभग नामुमकिन है, लेकिन निक इस नतीजे से बिल्कुल सहमत नहीं था। वह गुस्से में कहता है, वो झूठ बोल रही है, पहले भी लोग लाई डिटेक्टर को चकमा दे चुके हैं। शायद निक अपनी ही बात कर रहा था, क्योंकि उसने भी 2 टूरिस्टों को मारने के बाद ये टेस्ट पास किया था। उसे यकीन था कि कैथरीन जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। आखिरकार पूछताछ पूरी होने के बाद कैथरीन को इज्जत के साथ घर छोड़ दिया जाता है। गाड़ी से उतरने से पहले निक उससे कहता है, तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो। कैथरीन मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम भी तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, यहाँ तक कि यह भी कि मैं अंदर कुछ नहीं पहन। साफ था कि वह निक के साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही थी। शायद अपनी अगली किताब के लिए वह उसी को अपना नया किरदार बना रही थी। उधर निक के हाथों हुई पुरानी गोलीबारी की घटना की वजह से लेफ्टिनेंट मार्टिन निल्सन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दोनों के बीच अक्सर तकरार होती रहती थी, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा बढ़ गई और निक अपना आपा खो बैठा। तभी निक की पूर्व प्रेमिका और साइकेट्रिस्ट डॉ बेथ गार्नर वहाँ आ जाती है। निक अंदर ही अंदर बेचैन था, इसलिए वह बेथ से अपने साथ चलने को कहता है। बेथ तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते ही निक उसे पागलों की तरह चूमने लगता है, लेकिन बेथ जल्द ही समझ जाती है कि निक असल में उसे नहीं बल्कि कैथरीन को अपने ख्यालों में देखकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। यह एहसास होते ही बेथ का दिल टूट जाता है। वह निक को खरी खोटी सुनाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जांच में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि कैथरीन के माँ बाप की मौत पानी वाले जहाज में हुई थी। उसके कॉलेज के दिनों में भी एक कत्ल हुआ था। उसके प्रोफेसर की भी आइस पिक से उसी अंदाज में हत्या की गई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय कैथरीन उसी कॉलेज में पढ़ती थी। ये सुनते ही कैप्टन मामले को और गंभीरता से लेने लगते हैं। वे गस को यूनिवर्सिटी भेजते हैं ताकि कैथरीन के पुराने रिकॉर्ड और उसके लिखे सभी उपन्यासों की जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही वे डॉ बेथ गार्नर से भी पूछताछ करने का फैसला करते हैं, क्योंकि बेथ और कैथरीन दोनों ने एक ही कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी। वहीं निक को एक नया काम सौंपा जाता है, कैथरीन ट्रमेल पर नजर रखना। उसका पीछा करने पर पता चला कि कैथरीन हेजल डॉपकिंस नाम की एक औरत से मिलने गई है। जब पुलिस रिकॉर्ड खंगाला गया तो निक भी हैरान रह गया। हेजल डॉपकिंस सैन फ्रांसिस्को की एक पूर्व गृहिणी थी, जिसने 1956 में बिना किसी साफ वजह के अपने पति और 3 बच्चों की रसोई के चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी थी। जेल से रिहा होने के बाद उसकी मुलाकात कैथरीन ट्रामेल से हुई थी। जांच के दौरान निक को पता चलता है कि कैथरीन के आसपास हेजल जैसी कई पुरानी महिला अपराधी और हत्यारिनें मौजूद हैं। इससे पुलिस के लिए असली कातिल तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह निक सीधे कैथरीन के घर पहुंच जाता है। कैथरीन उसका ऐसे स्वागत करती है मानो उसे पहले से ही उसके आने का इंतजार हो। उसके पास निक के पुराने केसों की ढेर सारी अखबारों की कटिंग्स रखी थी। वह बताती है कि उसकी नई किताब का डिटेक्टिव बिल्कुल निक जैसा है। हालांकि निक यहाँ प्रोफेसर गोल्डस्टीन के बारे में पूछने आया था। कैथरीन बताती है कि वे उसके पहले गुरु और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। जब वह फर्स्ट ईयर की छात्रा थी तब प्रोफेसर की भी सोते समय आइस पिक से गोद कर हत्या कर दी गई थी। मजाक मजाक में कैथरीन कहती है, लोगों को आइस पिक से मारने का आइडिया मुझे वहीं से मिला था। इसके बाद निक उससे हेजल डॉपकिंस के बारे में पूछता है। कैथरीन जवाब देती है कि उसी से उसे समझ आया कि आखिर लोग हत्या क्यों करते हैं। इतना कहते हुए वह निक के और करीब आ जाती है और अचानक उसी पर सवाल उठाने लगती है। वह कहती है कि नशे की हालत में निक ने गुंडों का पीछा करते हुए 2 टूरिस्टों को गोली मार दी थी। उसके मुताबिक निक के साथियों ने मामले की निष्पक्ष
निष्पक्ष जांच होने ही नहीं दी। इंटरनल अफेयर्स सब जानता था और उसकी पत्नी भी। उस समय निक शराब और कोकीन का आदी था। उसके हिंसक और लापरवाह व्यवहार ने उसकी शादी भी बर्बाद कर दी थी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मतलब कैथरीन के हाथ निक को ब्लैकमेल करने का सबसे बड़ा हथियार लग चुका था। वो धमकाती है, एक बदनाम डिटेक्टिव की कहानी पर लिखी गई किताब ज्यादा बिकेगी। ये सब सुनकर निक के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कैथरीन को उसकी जिंदगी की इतनी अंदरूनी बातें कैसे पता हैं। तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है। दोनों की नजदीकियां साफ बता रही थीं कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। निक सीधे डॉ बेथ के क्लिनिक पहुंचता है क्योंकि उसके मेडिकल रिकॉर्ड उसी के पास थे। उसे शक था कि बेथ ने ही उसकी फाइल किसी और को दिखाई है। गुस्से में पूछताछ करने पर बेथ मान लेती है कि उसने वह फाइल लेफ्टिनेंट निल्सन को दी थी। ये सुनते ही निक पुलिस स्टेशन पहुंचता है और निल्सन का गिरेबान पकड़ लेता है। वह आरोप लगाता है कि निल्सन ने उसकी मेडिकल फाइल कैथरीन को बेच दी। गुस्से में वह उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन दूसरे पुलिस वाले बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। यहीं से निक और निल्सन की दुश्मनी खुलकर सामने आ जाती है। उसी रात बेथ अपनी गलती की माफी मांगने निक के घर आती है, लेकिन निक अब भी गुस्से में था। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसने उसकी फाइल निल्सन को क्यों दी। बेथ बताती है कि वह आज भी निक से प्यार करती है, इसलिए चाहती थी कि उसका मनोवैज्ञानिक इलाज जारी रहे। बदले में उसने निल्सन को मेडिकल फाइल दिखाई थी और उससे वादा लिया था कि वह निक को टूरिस्ट शूटिंग वाले केस से पूरी तरह बाहर निकलवा देगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाद में वही फाइल कैथरीन तक पहुंच जाएगी। देर रात खबर मिलती है कि लेफ्टिनेंट निल्सन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सबसे पहला शक निक पर जाता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले दोनों के बीच पुलिस स्टेशन में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। पूछताछ के बाद निक को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन ऑफिस से निकलने से पहले वह अपने कैप्टन को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि निल्सन का खून कैथरीन ने किया है। हालांकि कैप्टन उसकी एक नहीं सुनते और उसे अपना मानसिक इलाज जारी रखने की सलाह देते हैं। उधर कैथरीन को भी अपने सूत्रों से निक के झगड़े और सस्पेंशन की पूरी खबर मिल चुकी थी। वह निक के लिए एक सरप्राइज लेकर आती है। निक भी जानना चाहता था कि आखिर उसने उसकी मेडिकल फाइल कितने में खरीदी थी। बातों बातों में निक ड्रिंक बनाने के लिए बर्फ तोड़ने लगता है। यहीं पता चलता है कि वह भी आइस पिक का इस्तेमाल करता है। तभी कैथरीन उसे अपना सरप्राइज देती है, उसका नया उपन्यास। कहानी एक ऐसे बच्चे की थी जो अपने माता पिता को बोट पर ले जाकर धमाका कर देता है ताकि देख सके कि वो पानी में डूब कर बचेगा या नहीं। हैरानी की बात यह थी कि कैथरीन के अपने माता पिता की मौत भी लगभग इसी तरह हुई थी। अब सवाल यह था कि क्या कैथरीन पहले लोगों का कत्ल करती है और फिर उसी पर किताब लिखती है। अब निक भी जानना चाहता था कि उसकी अपनी कहानी का अंत क्या होगा, क्या वह जिंदा बचेगा या नहीं। कैथरीन मुस्कुराकर कहती है, ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। जाते जाते वह निक को उस क्लब का पता भी दे देती है जहाँ वह शाम को जाने वाली थी। वहाँ क्या होने वाला था इसका अंदाजा निक को भी नहीं था। निक अब अच्छी तरह समझ चुका था कि कैथरीन उसके साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही है। उसी शाम वो उससे एक क्लब में मिलता है जहाँ दोनों के बीच की नजदीकियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सब रॉक्सी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाती है और वहाँ ऐसा नजारा देखती है जिससे उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। रॉक्सी देखती है कि कैथरीन निक के दोनों हाथ उसी अंदाज में बिस्तर से बांध देती है जैसा अब तक कातिल अपने शिकारों के साथ करता आया था। हालांकि कैथरीन का मकसद सिर्फ निक की हिम्मत और उस पर उसके भरोसे की परीक्षा लेना था। कुछ देर बाद निक की नजर रॉक्सी पर पड़ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वो सब कुछ देख चुकी है। निक को लगता है कि शायद रॉक्सी पहले भी कैथरीन को दूसरे मर्दों के करीब देख चुकी होगी, लेकिन इस बार न जाने क्यों वो पूरी तरह टूट गई थी और चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निक पैदल अपनी गाड़ी की तरफ लौट रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार कार उसे कुचलने की कोशिश करती है। निक किसी तरह बाल बाल बच जाता है और तुरंत उस कार का पीछा करने लगता है। काफी देर तक रोमांचक पीछा चलता है। आखिर एक मोड़ पर दोनों कारें आमने सामने आ जाती हैं। निक भी पूरी रफ्तार से अपनी कार उसकी ओर दौड़ा देता है, लेकिन टक्कर होने से ठीक पहले सामने वाली कार अचानक मुड़ जाती है और बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जब निक पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि कार रॉक्सी चला रही थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो ब्लैक कार किसी और की नहीं बल्कि कैथरीन की थी। निक पूरी घटना का लिखित बयान कैप्टन को दे देता है। उसका कहना था कि रॉक्सी तेज रफ्तार में उसकी तरफ आ रही थी, इसलिए हादसा हो गया। लेकिन कैप्टन उसके बयान से ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आते। पहले निल्सन की हत्या और अब ये हादसा। उन्हें लगने लगा था कि जहाँ जहाँ निक जाता है वहाँ कोई न कोई मौत जरूर हो जाती है। आखिर में वो निक को फटकार लगाकर वहाँ से भेज देते हैं। इधर बेथ भी अब समझ चुकी थी कि निक कैथरीन के साथ रातें गुजार रहा है। वो उसे चेतावनी देती है कि कैथरीन बेहद खतरनाक लड़की है। इस पर निक पलटकर कहता है, उससे ज्यादा खतरनाक तो तुम हो। इतना कहकर वो सीधे कैथरीन से मिलने चला जाता है। रॉक्सी की मौत के बाद कैथरीन का रो रो कर बुरा हाल था। वो खुद को कोस रही थी कि काश उसने रॉक्सी के दिल की बात पहले समझ ली होती तो शायद आज
वो जिंदा होती। अब निक के मन में एक नया शक पैदा होता है। उसे लगता है कि कहीं सिंगर जॉनी बोज का कत्ल रॉक्सी ने तो नहीं किया था। आखिर वो भी निक की तरह कैथरीन के साथ रिश्ता रखता था। लेकिन कैथरीन साफ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। रॉक्सी जॉनी बोज को पसंद करती थी। इसी दौरान कैथरीन अपनी कॉलेज लाइफ का एक और राज खोलती है। वो बताती है कि उस समय उसका एक लड़की के साथ अफेयर था। वह लड़की उसके जैसी बनने की कोशिश करती थी, बालों का रंग तक वही रखती और उसकी हर बात की नकल करती थी। उसका नाम लिसा ओबरमैन था। हालांकि कुछ समय बाद उनका भी ब्रेकअप हो गया। कुछ दिनों बाद रॉक्सी का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ जाता है। पता चलता है कि जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब उसने अपने ही 2 भाइयों की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता उनसे ज्यादा प्यार कर। नाबालिग होने की वजह से कुछ साल बाद वो जेल से रिहा भी हो गई। अब समझ आ रहा था कि कैथरीन की उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों थी, लेकिन सवाल अब भी वही था। क्या वो सचमुच रॉक्सी की मौत पर दुखी थी या सिर्फ दिखावा कर रही थी? उधर गस भी ये जानकर हैरान था कि कैथरीन जिन जिन लोगों के करीब आई उनमें से ज्यादातर का किसी न किसी हत्या से संबंध रहा था। लेकिन निक पर तो कैथरीन का जादू पूरी तरह चल चुका था। वो अब भी यही कहता रहा कि जो भी हो कैथरीन कातिल नहीं है। हालांकि निक गस की बात को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। वो कैथरीन की पहली गर्लफ्रेंड लिसा ओबरमैन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कॉलेज पहुंच जाता है। लेकिन 1943 के रिकॉर्ड खंगालने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जहां कैथरीन ट्रामेल का नाम दर्ज था, वहीं लिसा ओबरमैन नाम की किसी भी छात्रा का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। निक फौरन कैथरीन से मिलने पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात हेजल डॉबकिंस से भी हो जाती है। उनके जाते ही निक ताना मारते हुए कहता है, तुम जिससे भी मिलती हो वो कातिल ही निकलता है। कैथरीन मुस्कुराकर जवाब देती है कि अनोखे लोगों पर लिखना उसका शौक है। ऐसे लोगों को समझने के लिए उनसे दोस्ती करना पड़ता है। वो ये भी मान लेती है कि रॉक्सी से मिलने से पहले ही उसे उसके पूरे अतीत की जानकारी थी। वैसे भी वो पहले साफ कह चुकी थी कि अपनी किताबों के लिए लोगों का इस्तेमाल करना उसकी आदत है। इसमें कुछ नया नहीं था। निक फिर पूछता है कि उसके कॉलेज में लिसा ओबरमैन नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। ये सुनते ही कैथरीन भड़क जाती है और पूछती है, क्या तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? ने ओबरमैन नहीं, हॉबरमैन कहा था। निक तुरंत कॉलेज में फोन करता है। इस बार पुष्टि हो जाती है कि लिसा हॉबरमैन सचमुच उसी समय कॉलेज में पढ़ती थी। उसी रात पूरी जानकारी निकालने के लिए निक अपने दोस्त सैम की मदद लेता है। पुलिस डेटाबेस में नाम डालते ही जो सच सामने आता है उसे देखकर निक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिसा हॉबरमैन कोई और नहीं बल्कि बेथ ही थी। 1933 की फाइल खोलते ही कैथरीन की कही हर बात सच साबित हो जाती है। उस समय बेथ अपने बाल कैथरीन की तरह रंगती थी और उसकी हर बात की नकल करती थी। अब निक गुस्से में सीधे बेथ के घर पहुंच जाता है। बेथ समझ जाती है कि कैथरीन ने उसके बारे में सब बता दिया है। वो सफाई देते हुए कहती है कि उस वक्त वो बहुत छोटी थी और उसे सही गलत की समझ नहीं थी। हाँ, उसका कैथरीन के साथ रिश्ता था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद बेथ कहानी पलट देती है। वो कहती है कि ब्रेकअप के बाद कैथरीन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके जैसे बाल रंगने लगी, उसकी नकल करने लगी ताकि उसे दोबारा अपनी तरफ खींच सके। लेकिन निक तुरंत उसकी बात काट देता है। वो कहता है, नकल कैथरीन नहीं तुम करती थी। फिर वो पूछता है कि कॉलेज के प्रोफेसर की हत्या के बारे में उसने कभी जिक्र क्यों नहीं किया। बेथ जवाब देती है कि वो कैथरीन के साथ अपने रिश्ते को पूरी दुनिया से छिपाना चाहती थी। आखिर में वो फिर निक को चेतावनी देती है कि कैथरीन बेहद खतरनाक है और उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। लेकिन अब निक को कैथरीन से ज्यादा बेथ पर शक होने लगा था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने अपना नाम ही बदल लिया? बेथ बताती है कि शादी के बाद उसका पति उसे बेथ कहकर बुलाता था, इसलिए उसने कानूनी तौर पर अपना नाम बदल लिया। लेकिन निक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। बेथ गिड़गिड़ाकर पूछती है, मैं जॉनी बोज और निल्सन का कत्ल क्यों करूंगी? मगर निक उसकी एक नहीं सुनता और सीधे कैथरीन के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो बेथ की पूरी कहानी उसके सामने रख देता है कि बेथ का दावा है उसकी नकल कैथरीन करती थी। इस पर कैथरीन कहती है कि असल साइको तो बेथ है, वही उसकी नकल करती थी और हर समय उसके पीछे पड़ी रहती थी। इसी वजह से 1980 में उसने स्थानीय थाने में बेथ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब ये पता लगाना जरूरी था कि दोनों में सच कौन बोल रहा है। लेकिन जब उस शिकायत की फाइल मंगाई गई तो पता चला कि उसे बहुत पहले ही ऑफिसर निल्सन अपने साथ ले जा चुका था। निक के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उसे लगता है कि निल्सन ने रिपोर्ट पढ़कर जान लिया होगा कि बेथ मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए बेथ ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ गस इस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसका मानना था कि कैथरीन हमेशा अपराधियों और हत्यारों के बीच रहती है, इसलिए असली कातिल वही हो सकती है। लेकिन निक अब भी उसी की तरफदारी करता है। वो कहता है, अजीब लोगों के बारे में लिखना उसका पेशा है, इसका मतलब ये नहीं कि वही कातिल है। जैसे ही निक घर पहुंचा, उसने देखा कि कैथरीन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने फैसला किया था कि निक को एक और मौका दिया जाए,
लेकिन जब निक उसे ज्यादा भाव नहीं देता तो वो हमेशा की तरह अपने मनोवैज्ञानिक खेल शुरू कर देती है। बातों बातों में कैथरीन बताती है कि उसकी नई किताब लगभग पूरी हो चुकी है और उसमें डिटेक्टिव की मौत होने वाली है। साफ था कि निक को डराने में उसे बड़ा मजा आता था, लेकिन निक उससे कहानी का अंत बदलने को कहता है। उसके मुताबिक डिटेक्टिव गलत लड़की से प्यार जरूर करता है, मगर आखिर में मरता नहीं, बल्कि दोनों शादी करते हैं, बच्चे होते हैं और खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। कैथरीन मुस्कुराकर जवाब देती है, ऐसे अंत वाली किताब नहीं बिकती, किसी न किसी को तो मरना ही होगा। अगली सुबह निक बेथ के पति के बारे में जानकारी जुटाने उसके पुराने शहर पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि बेथ का पति एक डॉक्टर था जिसकी 5 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस अधिकारी बताते हैं कि डॉक्टर घर लौट रहा था, तभी किसी ने रास्ते में उसे गोली मार दी। उस समय अफवाहें जरूर उड़ी थीं कि उसकी पत्नी का किसी लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन असली कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। अगले दिन निक वापस अपने शहर लौट आता है। अब उसे पूरा यकीन था कि कैथरीन कातिल नहीं है। वो उससे उसकी किताब के अंत के बारे में पूछता है। कैथरीन ठंडे लहजे में कहती है, डिटेक्टिव मर गया, किताब पूरी हो गई, अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर निक अंदर तक टूट जाता है। उसे अब तक लग रहा था कि कैथरीन सचमुच उससे प्यार करने लगी है, लेकिन उसके लिए तो वो सिर्फ एक किरदार था। इसी दौरान गस उसे खबर देता है कि कैथरीन की पुरानी रूममेट का फोन आया है। दोनों तुरंत उससे मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। चूंकि निक फिलहाल सस्पेंड था, इसीलिए गस उसे बाहर ही रुकने को कहता है और खुद अकेला ऊपर चला जाता है। उधर निक की नजर चौथी मंजिल पर काले लिबास में खड़े एक नकाबपोश शख्स पर पड़ती है। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वो तुरंत गस को चेताने के लिए सीढ़ियों से दौड़ पड़ता है, लेकिन जब तक वो चौथी मंजिल पर पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नकाबपोश कातिल आइस पिक से गस पर ताबड़तोड़ हमला कर चुका था। निक के पहुंचने तक गस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। निक उसकी बंदूक उठाकर कातिल के पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक बेथ उसके सामने आ जाती है। निक तुरंत उस पर बंदूक तान देता है और घुटनों के बल बैठने का आदेश देता है। बेथ घबरा कर कहती है कि उसकी आंसरिंग मशीन पर गस का मैसेज आया था, इसलिए वो यहाँ आई है। निक गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे पति की मौत की सच्चाई जान चुका हूँ, क्या तुम्हें आज भी लड़कियों का शौक है? बेथ जेब से कुछ निकाल कर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसे बंदूक समझ बैठता है और गोली चला देता है। बेथ वहीं ढेर हो जाती है। बाद में पता चलता है कि बेथ जेब से हथियार नहीं बल्कि कुछ और निकाल रही थी। जांच के दौरान पुलिस को सीढ़ियों पर पुलिस का एक काला लिबास मिलता है। कयास लगाया जाता है कि गस को मारने के बाद बेथ के पास भागने का मौका नहीं था, इसलिए वो विग वगैरह वहीं छोड़कर निक के सामने चली गई। इस आधार पर उसके घर की तलाशी ली जाती है, जहां .38 कैलिबर का रिवॉल्वर मिलता है। निल्सन की हत्या भी इसी कैलिबर की गोली से हुई थी। इसके अलावा कैथरीन की किताबें और उससे जुड़ी कई अखबारों की कटिंग्स भी बरामद होती हैं। इन सबूतों के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि बेथ कैथरीन से जलती थी और उसे फंसाने के लिए एक एक करके सारे कत्ल करती रही। थोड़ी देर बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस रूममेट से मिलने गस गया था, उसकी तो 2 साल पहले ही हत्या हो चुकी थी। इतना ही नहीं, पुलिस को पता चलता है कि बेथ की आंसरिंग मशीन भी कई दिनों से खराब पड़ी थी, यानी गस का मैसेज मिलने की उसकी कहानी भी झूठी थी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस केस बंद कर देती है और बेथ को ही कातिल मान लिया जाता है। अगली रात निक फिर कैथरीन के घर पहुंच जाता है। कैथरीन मानती है कि वो चाहकर भी निक को भुला नहीं पा रही। उसे डर था कि जो भी उसके करीब आता है उसकी मौत हो जाती है, इसलिए वो निक को दूर करना चाहती थी। दोनों एक बार फिर साथ रात बिताते हैं और तभी कैमरा धीरे धीरे बिस्तर के नीचे जाता है जहां आइस पिक रखा हुआ दिखाई देता है। यहीं फिल्म अपना सबसे बड़ा रहस्य छोड़ जाती है। कैथरीन ने इस बार निक को नहीं मारा, लेकिन आइस पिक का वहां होना साफ इशारा करता है कि असल कातिल वही थी। संकेत ये भी मिलता है कि पुलिस विभाग में उसका कोई मुखबिर था जिसने उसे बता दिया था कि निल्सन के हाथ उसकी पुरानी फाइल लग चुकी है। इसके बाद उसने निल्सन की हत्या कर फाइल गायब कर दी। फिर उसी झूठी कहानी के जरिए निक के दिमाग में ये बात बैठा दी कि उसने कभी बेथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। निक ने उस फाइल को कभी देखा ही नहीं और बिना सबूत के कैथरीन की बात पर यकीन कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।